प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। कोटा विरोधी आंदोलन के बाद बांग्लादेश छोड़कर भागने वाली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश में वापसी कर सकती हैं। शेख हसीना की हाल ही में लीक हुई एक 10 मिनट की कथित फ़ोन कॉल के बाद इसे लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद बीती 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो ढाका से भागकर भारत आ गई थी। वर्तमान में वह नई दिल्ली में अज्ञात स्थान पर रह रही है। हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार बनाया गया है। अब एक लीक कॉल में शेख हसीना ने जल्द बांग्लादेश वापसी की बात कही है। हालांकि लीक हुई फ़ोन कॉल की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बांग्लादेश मीडिया आउटलेट ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार यह बातचीत कथित तौर पर शेख हसीना और तनवीर नाम के एक व्यक्ति के बीच हुई है। तनवीर को अमेरिका में आवामी लीग पार्टी का नेता बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार लीक कॉल में तनवीर ने शेख हसीना को बताया कि आवामी लीग के नेता बांग्लादेश में किस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कानूनी केस के चलते कई नेता अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर रह रहे हैं। बातचीत के दौरान शेख हसीना ने नेताओं को आ रही चुनौतियों को माना और कहा कि वो खुद 113 मामलों में फंसी हुई हैं। उन्होंने तनवीर को भी आगाह किया कि अगर वो बांग्लादेश लौटते तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हसीना ने कहा कि हर किसी के खिलाफ हत्या का केस है। लीक हुई कथित बातचीत में हसीना और विदेश में मौजूद उनके समर्थकों की रणनीति के बारे में भी पता चला है। तनवीर ने उन्हें आवामी लीग के एक अन्य नेता इमदाद के नेतृत्व में अमेरिका में चल रही रैलियों का जिक्र किया और बताया किस तरह से विदेशों में समर्थन जुटाया जा रहा है। बातचीत के दौरान तनवीर ने हसीना से पार्टी की खराब होती स्थिति के बारे में चिंता जाहिर की और कहा कि वह स्थानीय नेतृत्व को संगठित करने में मदद के लिए बांग्लादेश लौट सकते हैं। इस पर शेख हसीना ने रोका और दूर रहकर ही समर्थन करने को कहा। हसीना ने पार्टी सदस्यों के खिलाफ दर्ज किए जा रहे मामलों का हवाला दिया। कॉल के दौरान शेख हसीना ने बांग्लादेश वापसी पर भी बात की। आवामी लीग नेता ने कहा कि मैं देश के बहुत करीब हूँ, मैं बहुत दूर नहीं हूँ, मैं जल्दी वापस लौटने के काफ़ी करीब हूँ। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर भी बात की। हसीना ने कहा कि देश फिर से गरीबी में जा रही है। उन्होंने मौजूदा शासन पर बैंकों को लूटने के और आवश्यक सेवाओं को बंद करने का आरोप लगाया। अपने ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों पर हसीना ने बेकार बताया। उन्होंने कहा इससे आरोपों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ लोग मूर्ख हैं तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। आइए हम बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात की ओर से लगातार की जा रही मांग पर अब अमेरिका का बयान आया है। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में सुधार के संबंध में नए प्रस्ताव पेश किए और भारत, जापान तथा जर्मनी के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने के दीर्घकालीन समर्थन को दोहराया है। ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय कार्यक्रमों के लिए वैश्विक नेताओं के न्यूयॉर्क में इकट्ठा होने से कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका अफ्रीकी देशों को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता देने के अलावा 2 अफ्रीकी देशों को स्थायी सदस्य बनाने का भी समर्थन करता है। लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने विदेश संबंधी परिषद के कार्यक्रम में बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र सुधार का भविष्य विषय पर चर्चा के दौरान यह भी घोषणा की कि अमेरिका छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के लिए सुरक्षा परिषद में एक नई सीट बनाने का समर्थन करता है। बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि भारत, जर्मनी, जापान को अस्थायी सदस्य बनाने के लिए अमेरिका के दीर्घकालीन समर्थन का क्या अर्थ है। इस पर उन्होंने कहा कि G4 की जहाँ तक बात है तो हमने जापान, जर्मनी और भारत के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। ब्राज़ील के लिए स्पष्ट रूप से समर्थन व्यक्त किया गया है। G4 में ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान शामिल है। चारों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के लिए एक दूसरे के दावों का समर्थन करते हैं। थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और हम परिषद में उसके शामिल होने का वास्तव में दृढ़ता से समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि भारत को सदस्यता देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है, लेकिन ऐसे लोग होंगे जो विभिन्न कारणों से विभिन्न देशों का विरोध करेंगे। हम आगे होने वाली बातचीत के दौरान इस पर भी बात करेंगे। अफ्रीका के बारे में उन्होंने कहा कि 3 अफ्रीकी देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं और अफ्रीकी देशों को अपनी बात रखने और आवाज़ उठाने का पूरा अवसर नहीं मिलता। थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि यही कारण है कि अमेरिका सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी देशों के लिए अस्थायी सदस्यता के अलावा 2 स्थायी सीटें सृजित करने का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि हमारे अफ्रीकी साझेदार ऐसा चाहते हैं और हमारा मानना है कि ये उचित भी है। आइए हम रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात के बारे में बात करें। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस में हुई बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए मिलकर काम करने की सहमति बनी। इसके बाद गलवान घाटी और पूर्वी लद्दाख समेत 4 क्षेत्रों से सैनिक पीछे हट गए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि दोनों सेनाएं 4 क्षेत्रों में पीछे हट गई हैं। सीमा पर स्थिति अस्थिर है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन भारत संबंधों की स्थिरता दोनों देशों के मौलिक और दीर्घकालिक हितों में है।
ये क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए भी जरूरी है। रूस में हुई बैठक में दोनों देशों के प्रमुख सहमति को लागू करने, आपसी समझ और विश्वास बढ़ाने, निरंतर संचार बनाए रखने और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थितियां बनाने पर सहमत हुए। चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में वांग इस बात पर भी जोर दिया कि चीन और भारत को दो प्राचीन पूर्वी सभ्यताओं और उभरते विकासशील देशों के रूप में स्वतंत्रता का पालन करना चाहिए। एक दूसरे के बीच एकता, सहयोग, अपनाकर उपभोग से बचना चाहिए। उम्मीद है कि दोनों पक्ष व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपने मतभेदों को ठीक से संभालेंगे, साथ ही एक दूसरे के साथ आने का सही रास्ता ढूंढेंगे। स्वस्थ, स्थिर और सतत विकास के लिए चीन भारत संबंधों को वापस पटरी पर लाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन गुरुवार को पूर्वी लद्दाख में संघर्ष वाले क्षेत्रों में शांति के लिए तत्परता के साथ काम करने, अपने प्रयासों को दोगुना करने में सहमत हुए। भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने चीनी समकक्ष से कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए जरूरी है सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के साथ साथ एलएसी के प्रति सम्मान बरकरार रखा जाए। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत चीन सीमा विवाद निपटाने के लिए बने स्थायी प्रतिनिधि स्तर वार्ता तंत्र की भी अगुवाई करते हैं। हालांकि जून 2020 में हुए गलवान घाटी विवाद के बाद इस तंत्र की बैठक केवल एक बार ही हो पाई है। हालांकि बहुपक्षीय बैठकों के मंच के पर भारत के एनएसए और उनकी चीनी समकक्ष कई बार मिलते रहे। इससे पहले चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात एनएसए डोभाल से जुलाई 2023 और सितंबर 2022 में भी हुई थी। दोनों देशों के बीच सीमा तनाव का पारा गलवान घाटी में टकराव से बढ़ा था। जून 15, 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी संघर्ष हुआ था। इसमें एक कर्नल रैंक अधिकारी समेत भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन इससे कई ज़्यादा नुकसान चीन को भी उठाना पड़ा था। इसके बाद से भारत ने चीनी सेना की मोर्चाबंदी का उसी भाषा में जवाब देते हुए आमने सामने की तैनाती कर दी थी। साथ ही कई स्तर पर सैन्य मोर्चाबंदी और हथियार तैनाती को भी बढ़ाया गया था। भारत और चीन के बीच 3088 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा में से 3500 किलोमीटर से अधिक का इलाका विवादित और स्पष्ट है, जिसको लेकर दोनों पक्षों के दावे हैं। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर उच्च स्तरीय वार्ता के लिए सीनियर रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग की व्यवस्था है, जिसमें भारत के मौजूदा प्रतिनिधि एनएसए अजीत डोभाल हैं और चीन का प्रतिनिधित्व वांग यी करते हैं। इस तंत्र की अब तक 22 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सीमा विवाद निपटाने के फिलहाल कहीं भी करीब नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 21 सितंबर को डेलावेयर के विल्मिंगटन में चौथे क्वाड नेताओं के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा शामिल होंगे। व्हाइट हाउस ने एक बयान में जानकारी दी है। व्हाइट हाउस ने कहा यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति बाइडेन विल्मिंगटन में विदेशी नेताओं की मेजबानी करेंगे, जो उनके निजी संबंधों और क्वाड के महत्व को दर्शाता है। बाइडेन प्रशासन ने क्वाड को आगे बढ़ाने से एक महत्वपूर्ण मंच बनाने को अपनी प्राथमिकता बनाया है। साल 2021 में व्हाइट हाउस में क्वाड नेताओं का सम्मेलन हुआ था। तब से हर साल ये सम्मेलन होता है। हाल में वर्ष में क्वाड के विदेश मंत्री 8 बार मिल चुके हैं। इन देशों की सरकारें सभी स्तरों पर अपना समन्वय बनाए हुए हैं। इसने आगे कहा इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना, एक स्वतंत्र खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना, इस क्षेत्र के सहयोगियों को ठोस लाभ प्रदान करना। इस बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं पर प्रतिक्रिया, समुद्री सुरक्षा, उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, महत्वपूर्ण उभरती हुई तकनीक, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।